फ्रेंड्स, आज से हम लोग इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। चैप्टर नंबर 6, रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरियाज़ मतलब गांव के इलाके और डेवलपमेंट मतलब उनका विकास। तो जितने भी रूरल एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के क्या क्या गवर्नमेंट ने तरीके अपनाए थे, कितनी डेवलपमेंट हुई, कितनी बची है, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं। In India, majority of the poor people live in rural areas where they do not have access to the basic necessities of life. Basic necessities का access नहीं है। Basic necessities क्या हो गई? रोटी कपड़ा मकान जिसको हम लोग बोल सकते हैं, बिजली नहीं आती टाइमली, पानी की बड़ी दिक्कत है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की दिक्कत है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब तक कोरोना वायरस सिटीज़ में था तब तक डेथ वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। जैसे ये गांव की तरफ गया, अभी जैसे चल रहा है, जो डेथ का जो रेट है वो भी कितना ज़्यादा बढ़ गया। रेट तो ठीक है, परसेंटेज अगर देखें तो कम हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ़ डेथ्स की अगर हम बात करें तो पहले कहाँ 350 या 300 केसेस आते थे और अब आज की डेट में 1000 डेथ्स पर डे हो रही है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है वहाँ पर। Around 22% of our total population still live below poverty line. Agriculture, with maximum share of rural economy, has grown at a rate of 2.7% in the last 50 years. During 2007 to 2012, agricultural output has grown at 3.2%. The share of agricultural sector to GDP was on a decline, and there has been increase in the share of industrial and service sector. जो एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो गिरा है, क्योंकि अब उनका बढ़ गया है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का शेयर। हाउएवर द पॉपुलेशन डिपेंडेंट, लेकिन दिक्कत क्या है, पॉपुलेशन डिपेंडेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर डिड नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट चेंज। पॉपुलेशन तो अभी भी उस पर डिपेंडेंट है और तब भी अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा जीडीपी में तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। Moreover, after the economic reforms of 1991, the growth rate of agricultural sector decelerated to 3.3% during 91 to 2012, which was lower than the earlier years. समझ में आ गया ये आप लोगों को? ये तो इंट्रोडक्शन था, इसमें से कुछ पूछा नहीं जाएगा। अब सबसे पहला जो टर्म आ सकता है वो है डिफाइन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, कैसे डेवलप करें रूरल एरियाज़ को? हर तरीके से डेवलप करना होगा, जिसको आप लोग हम बोल सकते हैं सोशो इकोनॉमिक वे में। एक तो सोशली और एक इकोनॉमिकली। सोशली मतलब उनको फैसिलिटीज़ मिले। भाई अगर पैसा तो है लेकिन बिजली नहीं आती उस गांव में तो फिर फ़ायदा क्या है? और अगर बिजली वगैरह सब कुछ आती है लेकिन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है तो भी दिक्कत है। तो सोशल एज वेल एज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक मतलब पैसा होना चाहिए उनके पास, सोशल मतलब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस। नाम क्या है? सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। इन इंडिया, एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड in the rural sector, with more than 2/3 of the India's population depending on it. सबको पता है। So development in agriculture will contribute to the betterment of rural areas and rural people. However, the term rural development includes not only agricultural development. Rural development का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि agricultural development हो, but involves all other aspects which improves quality of life of people. It aims at improving the economic and social conditions of people living in villages. तो दोनों बात कर रहा है, इकोनॉमिकल भी और सोशल भी। रूरल पीपल अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मतलब 75%. However, they have always lagged much behind the overall progress of the economy. In order to overcome this undesirable trend, special programs for rural development began to be designed since the 70s, in addition to provision of 5-year plan of the country. ठीक है,
अब क्या क्या हुए रूरल डेवलपमेंट के स्टेप्स क्या लिए गए और कैसे रूरल डेवलपमेंट हो सकती है, उसका क्या प्रोसेस है वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, मतलब पहला तो ये आ सकता है डिफाइन रूरल डेवलपमेंट, अगला क्वेश्चन ये हो गया व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। वो एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट ही, जब लोग वहाँ पर जो रहते हैं वो ही डेवलप्ड होंगे तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड थ्रू फॉलोइंग मेजर्स: प्रॉपर अटेंशन टू लिटरेसी, स्पेशली ऑन फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज फॉर द फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, ये कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, इट इन्वॉल्व्स improvement in electricity, irrigation, credit, marketing and transport facilities, including construction of village roads and feeder roads to nearby highways. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, कई गांव तक पहुंचने के लिए रोडें ही अवेलेबल नहीं है, तो रोड्स वगैरह होनी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन चलना चाहिए, बैंक की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी सर्विसेज वगैरह उनको मिलनी चाहिए। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू रूरल डेवलपमेंट ओनली। लैंड रिफॉर्म्स, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स: एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशंस, एक्चुअलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ लैंड टू द टिलर। टिलर मतलब जो अल्टीमेटली वहाँ पर काम कर रहा है उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। काम कोई और फार्मर कर रहा है, ओनर कोई और है, सारा आउटपुट जो बनता है वो ले जाता है कि ये रेंट के रूप में दे दो मुझे, तो वो कमा ही नहीं पाता बेचारा टिलर। Improvement of socio-economic conditions of the rural poor by widening their land base, increasing agricultural productivity and production. समझ में आ गया ये आप लोगों को। फोर्थ पॉइंट है एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करना। एज स्टेटेड अर्लियर, अराउंड 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। So there is a need for taking serious steps for elevation of poverty and bringing significant improvement in living conditions of the weaker sections. Last point, development of the productive resources of each locality to enhance opportunities of employment, particularly other than farming. वहाँ पर productive resources को develop करना। हमारे देश के गाँव में बहुत सारे ऐसे रिसोर्स है जिनको डेवलप किया जा सकता है। इवन कई जगह तो ऐसी है जो टूरिज़्म के पर्पज़ से डेवलप की जा सकती है, लोग वहाँ आते हैं और बहुत अच्छा टूरिज़्म स्पॉट बन सकता है वो। और फार्मिंग के अलावा चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह हो, इन सब चीज़ों में अगर वहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो इनको भी डेवलप किया जा सकता है। मतलब अदर देन फार्मिंग भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, चाहे वो मिल्क सेलिंग में आ गया, डेयरी वगैरह जिसको बोलते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ अगर हैं, रिसोर्सेज तो हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनको कि अगर दूध वगैरह हो भी प्रोडक्शन करी जाए तो बेचेंगे कहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस तरीके का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट मतलब उधार। तो रूरल एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर के लिए पैसा है वो कहाँ कहाँ से मिलता है। Growth of the rural economy depends on timely infusion of capital to realize higher productivity in agriculture and non-agricultural sectors. In agriculture, farmers are in strong need for credit due to long time gap between crop sowing and realization of income. Farmers borrow from various sources to meet initial investment on seeds, fertilizers, implements and other family expenses of marriage, death, religious ceremonies, etc. So credit is one of the important factors which contribute to agricultural production. An efficient and effective, आपको फ़र्क पता होगा, एफिशिएंट और इफेक्टिव अलग अलग चीज़ें होती हैं, आपने बीएस में पढ़ रखा है। एफिशिएंट मतलब होता है कि एक प्रोफिशिएंसी के साथ काम करना, इफेक्टिव मतलब काम हो जाना। ठीक है, कि 12th तो सब पास कर लेंगे, ये इफेक्टिवनेस हुई। लेकिन कोई 95-96% से करेगा
और कोई 65% से करेगा, तो एफिशिएंसी वहाँ दिखाई देती है। एन इफेक्टिव एंड efficient rural credit delivery system is crucial for raising agricultural productivity and incomes. सोर्सेज क्या है रूरल क्रेडिट के, पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। पैसा कैसे कैसे लेते हैं किसान वगैरह। अब एक तरीका तो क्या होता है कि वो किसी फॉर्मली तरीके से ना लेकर आसपास से कहीं से, जैसे अपने रिश्तेदारों से बोरो कर लिया। आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, वो कहते हैं मैं, अगर आप उनसे पूछो, इवन अब शहरों में भी होते हैं ऐसे लोग कुछ, वो कहते हैं मैं तो ब्याज पर पैसे चढ़ाता हूँ, मनी लेंडर कह सकते हो आप उनको। उनका काम ही ये है, पैसे कहीं से अरेंज करे, दूसरे को दे दिया ब्याज पर, ब्याज आता रहा, उससे उनकी कमाई हो गई, फिर पैसा उसने वापस करा, फिर किसी और को दे दिया, तो पैसे ब्याज पर चढ़ाना बोलते हैं इसको। ऐसे मनी लेंडर्स वगैरह मिलते हैं, गाँव में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनसे ये लोग किसान वगैरह एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करने के लिए लोन पर पैसा, ये उधार पर पैसा ले लेते हैं, लेकिन दिक्कत आती है बाद में वापस करने में। ठीक है, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, ये कोई फॉर्मल सोर्सेज नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैव बीन द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। द मेजर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर, फर्स्ट इज मनी लेंडर्स, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग money lenders have been advancing a major share of farm credit. The peasants are exploited through exorbitant, मतलब very high rate of interest. Quite frequently, their accounts are manipulated without their knowledge. उनकी बिना नॉलेज के उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, मतलब धांधलीबाजी होती है इस चीज़ में। रिलेटिव्स, कल्टिवेटर्स बोरो फंड फ्रॉम देयर ओन रिलेटिव्स in times of crisis. These loans are a kind of informal loans and carry no interest and are normally returned after harvest. But इस तरीके के रिलेटिव भी तो अवेलेबल होनी चाहिए। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, इनका काम होता है, बिजनेस होता है, ये एजेंट होते हैं, पैसा देते हैं उधारी पर एग्रीकल्चर वगैरह के लिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, वो कहते हैं ये जितनी भी, या फिर थोड़ा सा जो उसका पोर्शन होता है आउटपुट, ये मेरे को बेचना और सस्ते दामों पर बेचना, क्योंकि फिर वो आगे मार्केट में बेच के आता है महंगे दामों पे, तो वो एजेंट बन गया बीच में। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द पेजेंट्स ऑन द मॉर्टगेज ऑफ क्रॉप्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ कंडीशन दैट क्रॉप्स विल बी सोल्ड टू देम एट लो प्राइसेस। ठीक है, लास्ट होता है रिच लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स तो सबसे ज़्यादा दिक्कत करते ही हैं कि खेत हमारा है, आप यहाँ पर खेती करो और रेंट के रूप में मेरे को उसमें से ही कुछ पोर्शन दे देना या फिर पैसे देना है। Small as well as marginal farmers and tenants take loan from landlords for meeting their financial requirements. Landlord also charge high rate of interest on such loans and exploit the peasants, particularly small farmers and tenants. समझ में आ गया? तो ये थे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नेक्स्ट आते हैं इसमें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। पैसा अरेंज करने के एक संवैधानिक तरीके से, मतलब एक फॉर्मल तरीके से पैसे को प्रोवाइड करवाना किसानों को। सबसे पहला तरीका होता है इसमें कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह खुले हुए हैं जो इस चीज़ के, अब ये सर बैंक के ही नाम आएंगे, अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट ने, अलग अलग गवर्नमेंट्स आती हैं या फिर अलग अलग स्कीमें निकाल कर, ये आप देखते होंगे जब भी कोई बजट आता है तो कुछ भी नया लेके आते हैं वो किसानों के लिए, वो फिर फेल हो जाता है तो उसको चेंज करके फिर कुछ नया लेके आते हैं। ठीक है, तो ये चलता रहता है। तो हमारे यहाँ कई तरीके के ऐसे बैंक खुले हुए हैं जो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्टेड जितनी होती है उतनी नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। पहला पॉइंट है कोऑपरेटिव क्रेडिट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव्स इज टू लिबरेट द इंडियन peasantry, मतलब फार्मर्स, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स and to provide them credit at low rate of interest. समझ में आ गया? ये पहला है कोऑपरेटिव क्रेडिट। सेकंड पॉइंट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। नाम ही लैंड डेवलपमेंट बैंक्स है तो लैंड के लिए प्रोवाइड किया जाएगा ये। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स अगेंस्ट द मॉर्टगेज ऑफ देयर लैंड। ठीक है, जमीन गिरवी रखवानी पड़ेगी। लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, परचेजिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड फॉर रीपेइंग ओल्ड डेट्स।
थर्ड इज कमर्शियल बैंक क्रेडिट। कमर्शियल बैंक्स तो नॉर्मल बैंक्स है। Initially, commercial banks played a marginal role in advancing rural credit. However, after nationalization in 1969, they expanded their branches in rural areas and started directly financing the farmers. अब तो गांव में भी कमर्शियल बैंक्स खुल गए हैं बहुत हद तक। रीजनल रूरल बैंक्स गांव में खुल गए हैं, लेकिन इतने भी नहीं खुले हैं कि कंडीशन बिल्कुल ही सुधर जाए। रीजनल रूरल बैंक्स, they are opened up in those areas where there are no banking facilities. Their main objective is to provide credit and other facilities, especially to small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans and small entrepreneurs in rural areas. Regional rural banks, regional मतलब किसी रीजन का बैंक बना हुआ है वो छोटा सा। The government डायरेक्टली भी प्रोवाइड करती है लोन। The loans provided by the government are known as take-away loans and are lent during emergency or distress like famine, flood, etc. The rate of interest charged against such loan is as low as 6%. समझ में आ गया? नेक्स्ट बड़ा फेमस है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये स्पेशली गवर्नमेंट ने कैपेक्स बैंक क्रिएट किया था जो सिर्फ इन चीज़ों में डील करेगा, एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करेगा। इट इज़ एन एपेक्स बैंक विच कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट हेल्थ and strength of credit institutions, namely cooperatives, commercial banks and regional rural banks. Besides providing finance to credit institutions, NABARD also provides financial assistance to the non-farm sector to promote integrated rural development and prosperity of backward rural areas. ठीक है, तो ये नाबार्ड बैंक का काम होता है। लास्ट बैंक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खुल गए हैं, मतलब कुछ लोग आपस में मिलकर पैसा अरेंज करते हैं, फिर वो फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो अलग अलग बैंक से जुड़े हुए होते हैं लोग, जैसे 7-8 लोग जुड़ गए जो अलग अलग बैंकों से जुड़े हुए हैं, वहाँ से पैसा अरेंज किया, फार्मर को प्रोवाइड किया। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। Self-help group has emerged as the major microfinance program in the country in recent years. Their focus is largely on those rural poor who have no sustainable access to the formal banking system. So their target groups comprise of social and marginal farmers, agricultural and non-agricultural laborers, artisans, etc. Self-help groups promote thrift in small proportion by a minimum contribution from each member. हर मेंबर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके पैसा अरेंज करता है। From the pooled money, जो पैसा अरेंज हुआ, credit is given to the needy members at a reasonable interest rate which is to be repaid in small installment. ठीक है, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर बनेगा उसको फिर ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर। By March 12, more than 43 lakh self-help groups had reportedly been credit linked. Self-help groups have also helped in the empowerment of women. However, the borrowings are mainly confined to consumption purposes and negligible proportion is borrowed from productive purposes. समझ में आ गया ये आप लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब बात करें तो कि क्या ये सब सफिशिएंट है, क्या इससे कुछ, क्या जितने भी ये इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट खुले, इसका क्या क्रेडिट अप्रेजल है। ठीक है, वो पढ़ते हैं नेक्स्ट, क्रेडिट अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग। सबसे पहला है इनसफिशिएंसी, कम है अभी भी, इतना बड़ा देश है तो हर जगह ये सारी चीज़ें डेवलप होना, और स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी डिपेंड करता है। कई बार सेंटर में कोई और गवर्नमेंट होती है, स्टेट में कोई और, तो सेंटर ने अगर कोई स्कीम निकाल भी दी कि इस तरीके से करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेट मान ले। The volume of rural credit in the country is still insufficient in comparison to its demand. Demand के comparison में अभी भी वो कम है। Inadequate coverage of institutional sources, तो कम क्यों मिलता है? ठीक है, क्योंकि inadequate coverage है institutional sources की।
द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अरेंजमेंट कंटिन्यूज टू बी inadequate as they have failed to cover the entire rural farmers of the country. थर्ड पॉइंट है inadequate amount of sanction. जो सैंक्शन का अमाउंट मिलता भी है वो बहुत कम मिलता है. मतलब अगर उसको ज़रूरत है 10,000 रुपये की, तो अगर आप उसको 3500 रुपये पकड़ा दोगे, 4,000 रुपये पकड़ा दोगे, तो उसका पर्पस तो सॉल्व ही नहीं होएगा, बल्कि वो पैसे को कहीं गलत चीज़ में और इस्तेमाल करने का. गलत मतलब जिस चीज़ के लिए उसने लिया है लोन, उस चीज़ में ना इस्तेमाल करके वो कहेगा इसमें तो कुछ और होगा नहीं, तो कहीं और ही यूज़ कर लेते हैं उस पैसे को. द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन टू द फार्मर्स is also inadequate. As a result, farmers often divert such loans for unproductive purposes which dilute the very purpose of such loans. Less attention to poor or marginal farmers. Poor और marginal farmers को attention कम दी जाती है, क्योंकि बैंक वाले तो लोन, ये एक फैक्ट है, उसी को प्रोवाइड करते हैं जो वापस करने की उम्मीद होती है. तो पढ़ते हैं इसको. Lesser attention has been given on the credit requirements of needy farmers. On the other hand, well-to-do farmers are getting more attention due to better credit worthiness. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोइंग ओवरड्यूज. ओवरड्यूज बढ़ते जा रहे हैं, वापस नहीं कर पा रहे फार्मर्स, तो एनपीए हो जाते हैं. एनपीए वर्ड बहुत सुना होगा आपने, ये पॉलिटिकल वर्ड भी है, मतलब बहुत पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी ये बात बोलते रहते हैं कि एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, बैंकों में एनपीए बढ़ते जा रहे हैं. एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट. ये क्या होती है, जब बैंक वाले लोन प्रोवाइड करते हैं तो बैंक के लिए तो ये असेट है, लोन देना तो असेट ही होता है ना. तो जब वो वापस नहीं आ पाता टाइम पर, तो उसको वो बन जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट. ठीक है. तो द प्रॉब्लम ऑफ ओवर ड्यूज इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट कंटिन्यूज टू बी एन एरिया ऑफ कंसर्न. The basic reason for growing overdues is the poor repaying capacity of farmers. As a result, credit agencies are becoming cautious of granting loan to the farmers. बहुत मुश्किल से दे रहे हैं. Agriculture loan default rates have been chronically high. It is alleged that the farmers are deliberately refusing to pay back loans. It is a threat to smooth functioning of the banking system and needs to be controlled. समझ में आ गया ये आप लोगों को. तो ये था क्रेडिट अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग. हमने ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट क्लास से एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम स्टार्ट करेंगे.